नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो न्यूज़ एनालिसिस। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज के दिन भी। तो स्टार्टिंग करते हैं। आज का जो न्यूज़ है वहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कंग्रेचुलेट किया है न्यूजीलैंड के जो पीएम हैं उनको। ओके, तो वो एक लेडी हैं जिनका नाम है जसिंडा आर्डन। ओके, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो है विक्ट्री हासिल की है न्यूजीलैंड के इलेक्शंस में। तो न्यूजीलैंड कहाँ पर पड़ता है ये मैप में आप देख सकते हैं। तो मैप पर ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ही जो पास में जो यहाँ पर एक आइलैंड है। ओके, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न पोर्शन के आप और देख सकते हो, तो यहाँ पर है न्यूजीलैंड। ओके, तो न्यूजीलैंड एक कंट्री है। ओके, और इसकी जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। ओके, वेलिंगटन। तो इसके अलावा ये ओशियाना जो एरिया है वहाँ पर ये पड़ता है देश। तो उसके साथ साथ और भी बहुत छोटे छोटे देश हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। फॉर एग्जांपल फिजी है। ओके, यहाँ पर टोंगा है। ओके, कॉक आइलैंड्स हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ओके, तो इसके आसपास का जो एरिया है इसको आप देखो, ये कौन से ओशियन में पड़ता है। ओके, ये जो है यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है। ओके, साउदर्न पैसिफिक ओशियन है। तो वहाँ पर जो ये देश जो है लोकेटेड है न्यूजीलैंड। ओके, तो इसकी आबादी जो है वो 48 लाख के आसपास है। ओके, इकॉनमी जो इसकी है वो काफ़ी अच्छी है इकॉनमी। ओके, मिल्क प्रोडक्ट्स में ये इसकी काफ़ी प्रोडक्शन होती है यहाँ पर। तो इसके आसपास के जो देश है वो भी देख लो। इसके इस साइड जो है यहाँ पर ये साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है। ओके, तो उसके साउदर्न पोर्शन में देखेंगे तो ये अंटार्कटिक है सारा। ओके, ऊपर देखोगे तो ऊपर ये नॉर्थ पैसिफिक है, इसके साथ ये जापान आ गया, एशिया आ गया। ओके, तो वेस्ट साइड चलोगे तो ऑस्ट्रेलिया है, फिर यहाँ पर इंडोनेशिया है। ओके, मलेशिया है, इंडिया है। ओके, तो ये वाला जो जितना भी ओशन इसको हम इंडियन ओशन बोलते हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पोर्शन है, अफ्रीका का जो ईस्टर्न पोर्शन है, इस दोनों में दरमियान जो हम बाउंड्री मानते हैं इंडियन ओशन की। ओके, तो इस ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड फिर जो है अटलांटिक ओशन आ जाता है। तो ये है ओवरव्यू ओवरऑल। ओके, तो अभी थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में, तो ये अगर न्यूज़ में है तो। अभी अभी जो है रिसेंटली कुछ देर पहले, कुछ महीने पहले अगर मैं बात बोलूं, तो यहाँ पर एक नया कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पर वर्ल्ड को दिया गया है, 8th कॉन्टिनेंट। ओके, अर्थ का 8th कॉन्टिनेंट। पहले 7 कॉन्टिनेंट थे, अभी 8 कॉन्टिनेंट हो चुके हैं। और जो 8वां कॉन्टिनेंट है उसका नाम है जीलैंडिया। ओके, जीलैंडिया नाम है उसका। ओके, तो उसके बाद सारे के सारे फीचर्स हैं जैसे एक कॉन्टिनेंट के फीचर होने चाहिए। ओके, तो ये जो न्यूजीलैंड देख रहे हो ना आप, ये न्यूजीलैंड का ये नक्शा है। न्यूजीलैंड जो अभी मैंने दिखाया था आपको, ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्टर्न पोर्शन पे यहाँ पर स्थित है। तो जो ग्रीन में है ये न्यूजीलैंड है। ओके, लेकिन ये उभरा है, एक टापू जो है किसी एक भूस्थल से उभरा हुआ है, और जिस स्थल से उभरा हुआ है उसको हम जीलैंडिया बोल रहे हैं। ओके, ये नीचे का जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये भी जमीन ही है, लेकिन ये समुद्र के अंदर जो है जिसको जो है ये थोड़ी सी नीचे चलेगी, जिसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी बोलते हैं। ओके, तो जितने भी कॉन्टिनेंट के जो जितने भी क्राइटेरिया होते हैं सबको ये फॉलो कर रहा है। ओके, 94% ये पूरा का पूरा जीलैंडिया जो है अंडर वाटर है। और जो इसका जो एरिया है वो है 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। ओके, और ये कौन से ओशियन को टच करता है? पैसिफिक ओशियन। ओके, ये याद रखना है। और इसका जो वेस्ट साइड है वो है तस्मान सी। ओके, तस्मान ये वाला एरिया है ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न पोर्शन में, तो उसी के साथ यहाँ पर तस्मान सी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि तस्मान सी कहाँ पर पड़ता है। तो इसको आप पूरा देख सकते हो, नीचे तक यहाँ पर ये फैला हुआ है। तो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं एक कॉन्टिनेंट घोषित होने के लिए? तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो है एलिवेशन अबव सराउंडिंग ओशियनिक क्रस्ट। ओके, ओशियनिक क्रस्ट जिससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तो ऊपर है। ओके, कितना एलिवेशन है यहाँ पर? ओके, उसके बाद डाइवर्स जियोलॉजी है, क्रस्ट जो है थिकर होनी चाहिए देन द फाउंड इन ओशियंस। ओके, एरिया ग्रेटर देन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड क्लियरली डिफाइंड लिमिट्स होनी चाहिए। तो ये थोड़ी से यहाँ पर क्राइटेरिया रखे गए हैं, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअल में ये धरती दिखती नहीं है, लेकिन समुद्र से जो पानी है, समुद्र का ऊपर वाली सरफेस उससे नीचे है ये। ओके, लेकिन इसको भी कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पर मान लिया गया है, और इसी के जो पोर्शन के उभरा हुआ जो इलाका है उसको हम न्यूजीलैंड कहते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं।
सो आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है एक नई एक्सरसाइज। ओके, सेलिनेक्स 20 इसका नाम है। सेलिनेक्स ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और श्रीलंका दोनों मुल्कों की नेवी में ये एक्सरसाइज होती है। अभी के लिए जो 2020 का ये जो सीज़न है ये यहाँ पर त्रेनोकोलोमिले, ओके, त्रेनोकोलोमिली ये श्रीलंका का एक शहर है, वहाँ पर ये जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये एक्सरसाइज होती है। अभी 8th एडिशन जो है इसका चल रहा है। ओके, तो इसको नाम है इसका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है सेलिनेक्स 20। ओके, सो दोनों मुल्कों की नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। तो आगे यहाँ पर बात की गई है 19 से 21 अक्टूबर के बीच में ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की जाएगी श्रीलंका में। जो श्रीलंका की नेवी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे सोयोरा, ओके, और जो है गजाबाहु, ये दोनों जो है शिप है। एक जो है ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल है, दूसरा जो है गजाबाहु वो एक ट्रेनिंग शिप है। ओके, जहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है नए स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको। ऑफशोर पेट्रोल वेसल मतलब जो कि कोस्टल बाउंड्री लाइन पे जो निगरानी रखता है कि कोई बाहर से कोई समुद्री लुटेरे या किसी तरह की हलचल जो है वो ना होती हो जो कि उनके देश को इम्पेक्ट करे, ओके, अफेक्ट करे। सो इंडिजिनियसली बिल्ड, ओके, एक कामोटा और दूसरे का नाम है किल्तन। ओके, तो ये दो शिप जो हैं इंडिया यूज कर रहा है, इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, रियर एडमिरल संजय वत्सायन, ओके, फ्लैग ऑफिसर है कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के, तो वो इंडियन नेवी को यहाँ पर इन दो शिप्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है इंडियन नेवी जो है वो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर उनको भी यहाँ पर तैनात कर रही है, उनकी भी जो है यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। ओके, एक्सरसाइज में पार्ट कर रहे हैं वो। साथ ही साथ जो चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं, ओके, उनको भी जो है आईएन शिप्स के ऊपर जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट वो भी जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले साल जो ये सेलिनेक्स हुई थी ये विशाखापट्टनम में हुई थी सितंबर 2019 में। इसके अलावा आगे बात करें सेलिनेक्स 2020 ये एक्सरसाइज करने का मेन मोटिव क्या है, तो ये आपस में जो है इंटरऑपरेबिलिटी बनाती है दोनों मुल्कों में, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करती है, और जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, प्रोसीजर्स जो एक दोनों मुल्कों की नेवी फॉलो करती है तो आपस में उसको डिस्कस करते हैं। ओके, और मैरीटाइम ऑपरेशंस वहाँ पर जो है उनको कंडक्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज है ये कैपेबिलिटीज जो है दोनों की इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्टर जो नेवल शिप्स हैं और एयरक्राफ्ट है उनको भी यहाँ पर कैपेबिलिटी चेक होती है कि काबिल है या नहीं। सरफेस एंड एंटी एयर एक्सरसाइज इंक्लूडिंग वेपन फायरिंग, सीमैनशिप एवोल्यूशंस, मैनोवर्स एंड क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशंस आर प्लान्ड। तो ये आप इमेज देख सकते हो, जो शिप जो है इंडिया जो यूज़ कर रहा है, साथ ही साथ जो हेलीकॉप्टर है। ओके, तो ये जो है दोनों मुल्कों में जो एक्सरसाइज हो रही है वहाँ पर ये शिप को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सेलिनेक्स एक्सरसाइज है वो कौन कौन से दो मुल्कों के बीच में होती है, तो वो इंडिया और श्रीलंका की नेवी है। ओके, सो आगे अगर मैं बात करूं तो इसी के साथ रिलेटेड है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो शॉर्ट फॉर्म में ये सागर इनिशिएटिव है। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी है, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी है मैरिटाइम जो कॉपरेशन है उसके लिए सागर इनिशिएटिव। ओके, सो इंडियन ओशियन रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट के लिए ये जो है ये सागर इनिशिएटिव चलाया गया है भारत सरकार की पॉलिसी के तहत। सो 12 मार्च 2015 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उन्होंने पहली बार इसका रेफरेंस दिया था सागर का इस अपनी स्पीच में। ओके, तो वहाँ पर बात उन्होंने कही थी, 5 पॉइंट उन्होंने बोले थे। सबसे पहला था कि आवर गोल इज टू सीक ए क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। ये सभी की सभी बातें जो हो रही हैं ये इंडियन ओशियन को कंसर्न में रख कर हो रही हैं। ओके, दूसरा पॉइंट बोला था रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स एंड नॉर्म्स बाय ऑल कंट्रीज, सेंसिटिविटी टू ईच अदर्स इंटरेस्ट, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ मैरीटाइम इशूज एंड इंक्रीज इन मैरीटाइम कोऑपरेशन। ओके, तो ये 5 बातें मोदी जी ने बोली थी। अभी मई 2020 में जो INS केसारी है, ओके, उसको डिस्पैच किया गया था। ओके, उसके बाद उसको 600 टन का फूड आइटम्स के साथ लोड कर भेजा गया था। साथ में 2 मेडिकल सिस्टम टीम्स भेजी थी, एसेंशियल मेडिसिन भेजी थी इन कंट्रीज को जो कि साउदर्न इंडियन ओशन में पड़ती हैं। सो जिसका नाम था मिशन सागर इनिशिएटिव। ओके, तो एक तरह का रिलीफ मिशन था जिसने असिस्टेंस प्रोवाइड की मॉरिशस, मालदीव्स, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेचेल्स को। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो आगे बात की गई है यहाँ पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। इसका सक्सेसफुली जो टेस्ट फायर हुआ है इंडियन नेवी के स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर
INS चेन्नई से। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही न्यूज़ है ये। जो ब्रह्मोस जो है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ओके, तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिजिनियसली बिल्ट मिसाइल है। ओके, तो और इसने अभी एक टारगेट हिट किया है अरेबियन सी में, कोई भी टारगेट इन्होंने रखा था। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि जो टारगेट हिट हुआ था अरेबियन सी में जहाँ पर इन्होंने रखा था, बिल्कुल एक्यूरेट पिन पॉइंट एक्यूरेसी इसने दिखाई है। ओके, तो हाई लेवल और एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स मैनोवर्स इसके सामने थे और सब में ये सक्सेसफुल होके बाहर सामने निकली है। तो ये जो है प्राइम स्ट्राइक वेपन है जो कि इंश्योर करता है वॉरशिप इनविंसिबिलिटी by engaging naval surface targets at long ranges. Okay, so thus making the destroyer another lethal platform of Indian Navy. Okay, तो एक destroyer यूज करते हैं जिसकी बदौलत जो है इसको लॉन्च किया जाता है। Okay, the highly versatile BrahMos has been jointly designed and developed and produced by India and Russia. तो ये आप इमेज दे सकते हैं, ये INS चेन्नई का डिस्ट्रॉयर है। ओके, यहाँ पर जो है ये मिसाइल जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है। ओके, तो टारगेट तक जाएगी। तो एक फाइल फोटो यहाँ पर दिखाई गई है। ओके, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे बात करते हैं ब्रीफली ब्रह्मोस के बारे में। ओके, तो PJ-10 इसको नाम भी देते हैं। ओके, एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि लॉन्च की जा सकती है सबमरीन से, शिप्स से, एयरक्राफ्ट और लैंड से भी, और फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है पूरे वर्ल्ड में। ये जॉइंट वेंचर है रशियन फेडरेशन NPO मसहीनो त्रोविन्य वीवा। ओके, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी यहाँ पर डिफिकल्टी है। इसके अलावा इंडिया का जो DRDO है, ओके, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो दोनों ने मिलके जो है ये बनाई है मिसाइल। ओके, सो आगे बात करूँ तो ये बेस है रशियन P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल के बेस के ऊपर इसको बनाया गया है, और सिमिलर है सी स्कीमिंग रशियन क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी से। ओके, तो ब्रह्मोस जो इसको नाम दिया गया है, ओके, वो दो नदियों के नाम से इसका नाम पड़ा है, एक ब्रह्मपुत्र, दूसरा है मोस्कवा। मोस्कवा रशिया में है, ब्रह्मपुत्र का पता ही है वो इंडिया में पड़ती है। तो दोनों का नाम ब्रह्मपुत्र का ब्रह और जो मोस्कवा का मोस, इन दोनों को मिला के बनाया गया ब्रह्मोस। ओके, तो बहुत ही पुरानी मिसाइल है और साथ ही साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपग्रेड भी जो है की जा रही है इसको। आज भी एक अच्छा जो है इम्पैक्ट जो है डिफेंस सेक्टर में ये डालती है। सो आगे जो न्यूज़ है ये है BS-6 जो व्हीकल लॉन्च किए गए थे। तो यहाँ पर इसको रेवोल्यूशनरी स्टेप बोला गया है। मिनिस्टर जो है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उनके द्वारा ये बात कही गई है। बोला है कि एक होलिस्टिक अप्रोच है कि एयर पोल्यूशन जो है उसको रिड्यूस करने के लिए पूरे कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है अपने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो चला रही है। ओके, तो 122 सिटीज़ में ये प्रोग्राम चल रहा है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत अलग अलग वेरिएशंस हैं इसके। तो जो मेन टारगेट है वो है 20 to 30% रिडक्शन PM10 एंड PM2.5 कंसंट्रेशन बाय 2024 अक्रॉस द कंट्री। ये जो PM10 और PM2.5 ये जो एमिशन है उन्हीं के स्टैंडर्ड हैं। ओके, तो इन्हीं को जो है रिड्यूस करना है। ओके, इसमें नाइट्राइड्स जो है, नाइट्रोस ऑक्साइड जो है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो इनको रिड्यूस करना सबसे पहला टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और 20 to 30 इसको रिड्यूस करेंगे 2024 तक। और आगे बात करूं, जो प्राइमरी रीज़न है एयर पोल्यूशन के वो है व्हीकुलर एमिशन। ओके, उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल एमिशन, और तीसरा आता है जो डस्ट होती है कंस्ट्रक्शन से, जो साइट्स डेमोलिश करते हैं। उसके बाद जो बायोमास बर्निंग है, जैसे एग्रीकल्चर रेजिड्यू बचता है उसको आग लगाते हैं। उसके बाद पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कूड़ा करकट इकट्ठा होता है उसकी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होती। स्टबल बर्निंग है। पोल्यूशन जो नॉर्दर्न इंडिया में होता है ड्यूरिंग विंटर्स गेट्स एग्जावर्टेड व्हेन दीज फैक्टर्स कंबाइन विद जियोग्राफिकल एंड मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स। तो सब ये सारे के सारे फैक्टर्स जब कंबाइन हो जाते हैं नॉर्थ इंडिया में खास तौर पे, तो इसका इम्पैक्ट जो है आगे इंडिया जो साउदर्न पोर्शन है, दिल्ली या उसके आसपास वाला रीजन, उसके ऊपर भी काफ़ी पड़ता है। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि जब इंट्रोडक्शन की गई BS-6 कंप्लाइंट व्हीकल स्टैंडर्ड की इस साल अप्रैल 2020 में पूरे कंट्री में इसको लागू किया गया। बोला गया कि रेवोल्यूशनरी स्टेप है कि व्हीकल पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, और BS-6 ने हेल्प की है पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। ओके, साथ ही साथ जो BS-6 फ्यूल है उसने भी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन है उसको 70% कम किया है डीजल कार में, और 25% कम किया है पेट्रोल कार्स में। ओके, ओवरऑल जो PM है, ओके, पर्टिकुलर मैटर है, जिसकी मैंने अभी आपकी बात की थी, PM10 एंड PM2.5, वो भी जो है व्हीकल्स में रिड्यूस हुआ है 80%। ओके, तो देखिए इसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। BS-6 एक टेक्नोलॉजी है। ओके, टेक्नोलॉजी में चेंज होता है जिससे क्या होता है,
इंजन जो इमिशन करता है ना, वो इमिशन का जो लेवल है वो गिर जाता है। तो हर साल तो ये नई स्कीम लॉन्च नहीं होती। अभी पहले BS4 चल रहा था, BS4 से सीधे BS6 शिफ्ट कर दिया, BS5 का वेरिएंट लेके ही नहीं आए। ओके, तो अभी कंपनीज ने क्या किया था, 1 अप्रैल से पहले पहले जितने भी उनके व्हीकल बने थे वो मोस्टली BS4 थे। उनको फिर बाद में अगले साल में वो बेच नहीं सकते थे अप्रैल 1 से, क्योंकि अप्रैल 1 से BS6 लॉन्च हो रहा था। तो फिर BS4 उन्होंने सस्ते दामों में, जहाँ अपने जो प्रॉफिट शेयर कम करके उसको बेचा था। ओके, तो जब BS4 लॉन्च हुआ था BS3 के बाद, तभी ऐसा हुआ था। लेकिन अभी इस बार पहले से ही इकोनॉमी बहुत वीक थी, कोविड-19 के पहले से ही। ओके, कारें बिक नहीं रही थी, तो अभी इतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट इसके ऊपर अभी पड़ा नहीं है। ओके, यहाँ पर जो डाटा दिया गया है कि 70% रिडक्शन हुआ है। अभी कार्स की परचेज भी बहुत कम हुई है। ओके, ये भी एक जो है पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। ओके, मेंस आंसर राइटिंग में ये आंसर जो आप लिख सकते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। इसके अलावा बात की गई जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने एक ऐप चलाई है, मैंने लास्ट टाइम PIB के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि समीर ऐप चलाई गई है, जहाँ पर आप बोला गया है कि आप सभी इसको डाउनलोड करो, इन्फॉर्म करो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दो, जहाँ पर भी कोई एरिया पोल्यूटेड है सिटी में। ओके, तो उसको आइडेंटिफाई करो, उसकी पिक्चर आप भेजो। ओके, तो उसको हम रेड मार्क वहाँ पर लगाएंगे, वहाँ पर हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात बोली गई है कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। ओके ओके, लेकिन इससे पहले मुझे आप बताइए, जो जिग जैग टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है ब्रिक्स बनाने में। यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी कन्वर्जन किया गया जिग जैग, इसके बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, सो आगे हम बात करते हैं। सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत इसको अनेक्ट किया गया था। इस एक्ट को अंडर आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिसीजंस हो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड एट स्टॉकहोल्म, जो वहाँ पर डिसीजन लिए गए थे 1972 में, उनके अकॉर्डिंग हम काम करें और एयर पोल्यूशन को इंडिया में कंट्रोल करें, तो इंडिया की पार्टिसिपेशन भी उसमें हो। ओके, तो कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी रखे गए थे। ओके, तो उनकी मीटिंग्स भी रोज़ चलती हैं। ओके, वर्ल्ड लेवल पर। तो यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप्स जो थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए थे, ओके, इस कन्वेंशन के तहत, ओके, कॉन्फ्रेंस के तहत ये एक्ट बनाया गया था। ओके, तो बाद में जो स्टेप्स लिए गए थे इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सबसे पहले था नोटिफिकेशन ऑफ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक एमिशन एंड इन्फ्लूड स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर इंडस्ट्रीज। सो सेक्टर स्पेसिफिक एमिशन की यहाँ पर डिटेल बनाएगी कि कौन सा सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा सबसे कम जो एमिशन करता है, उसकी एक लिस्ट बनाओ। ओके, एक क्राइटेरिया बनाया गया, मतलब बांटा गया कि इससे पता चला कि कहाँ से सबसे ज़्यादा एमिशन आ रहा है और कहाँ से सबसे कम एमिशन आ रहा है, और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए गए। ओके, उसके अलावा मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है एम्बिएंट एयर क्वालिटी के लिए वो बनाएगा कि हर कोई जो एक डिपार्टमेंट बनाएगा जो नज़र रखता था कि दिल्ली में खास तौर पे एयर क्वालिटी कैसी है। ये हर जगह पूरे भारत में आपको यहाँ पर रिपोर्ट मिल सकती है इस अदारे के द्वारा। ओके, कि एयर क्वालिटी कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा पुअर है। जैसे रिसेंटली गाज़ियाबाद एक इंडेक्स आया था, तो गाज़ियाबाद सबसे पोल्यूटेड शहर था, वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे बेकार था। ओके, तो उसके अलावा यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन की गई, क्लीन गैस यूज़ करें, CNG LPG। दिल्ली में आप देखोगे CNG के ऊपर LPG के ऊपर जो है ऑटो रिक्शा कार्स वगैरह चलाई जाती हैं। काफ़ी पुराना ये टेक्नोलॉजी वहाँ पर हो चुकी है। इसका मतलब पोल्यूशन की प्रॉब्लम दिल्ली में काफ़ी पुरानी है। ओके, उसके बाद नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया, जिसमें पूरे देशों की जो महत्वपूर्ण शहर है वहाँ की एयर क्वालिटी के बारे में एक इंडेक्स तैयार करके बताया गया कि कहाँ पर कितना पोल्यूशन है। फिर यूनिवर्सलाइजेशन किया गया BS4 व्हीकल 2017 में, मैंने जैसे अभी बात की थी BS6 की। ओके, फिर बाद में लीव फ्रोजिंग की गई BS4 टू BS6, मतलब कन्वर्ट कर दिया गया 1 अप्रैल 2020 तक। जो बायोमास को जो बर्न करते हैं उसको बैन लगा दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया, प्रमोट किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके जो है आवाजाही करें, अपने जो खुद के पर्सनल व्हीकल है उसको घर में ही रखें। ओके, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केसेस उसको उनको निकालें, इसलिए मेट्रो बसेज होगी या फिर मेट्रोज होगी, रेलवेज होगी, ओके, नॉर्मल बसेस, इनमें बढ़ोतरी जो है की गई। आगे जो है यहाँ पर पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी किया गया, डायरेक्शन जारी की गई प्रिवेंशन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत। इसके बाद ऑनलाइन कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग डिवाइसेस इंस्टॉल किए गए 70 हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ओके, उनको आइडेंटिफाई किया गया। इसके बाद बैन लगाया गया जो साउंड एमिटिंग क्रैकर्स हैं। ओके, 10 PM से 6 AM के बीच में आप उनको नहीं चला सकते। ओके, जैसे पटाखे वगैरह अभी दिवाली में चलाए जाएंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। आप देखना दिल्ली में अगर इस बार भी दिवाली में पटाखे ज़्यादा चलाए तो अगले दिन रिपोर्ट आती है
पोल्यूशन क्वालिटी जो है, एयर की क्वालिटी कितनी ख़राब होगी। ओके, पहले से ही ख़राब है और लोग आपस में मिल बांट कर और ख़राब कर लेते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर दिल्ली एंड एनसीआर आइडेंटिफाइंग सोर्स वाइज एक्शंस फॉर वेरियस लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा। तो ये सारे स्टेप्स थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिए गए और भी आगे लिए जा रहे हैं। सो ये लास्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से। CSIR CMERI इन्होंने दोनों ने मिलके सस्टेनेबल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग की फैसिलिटी जो है उसको डेवलप किया है कि कैसे सस्टेनेबल तरीके से जो म्यूनिसिपल का सॉलिड वेस्ट निकलता है उसको प्रोसेस करें। मतलब इस तरीके से उसको प्रोसेस करें कि बाहर एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके की हानि ना हो। ओके, यहाँ पर स्टार्टिंग में बात की गई है कि चेंजिंग इकोलॉजिकल सिनारियोस रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन टू एड्रेस द इशू ऑफ सस्टेनेबल प्रोसेसिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ओके, so this is not only a necessary component of converting waste into useful end products but also to maintain a cleaner environment and to safeguard contamination of soil, air and water। तो इन तीनों चीज़ों की, सॉइल, एयर, वाटर, इनकी जो कंटामिनेशन है इनको भी सेव करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमने जो है एक कोई सॉफ्ट का कोई भी प्रोसीजर हमने मैकेनिकली डेवलप कर लिया जिससे हम इस वेस्ट को किसी यूजफुल एंड में कन्वर्ट कर लेंगे, कुछ ना कुछ बना लेंगे, लेकिन आगे भी ध्यान रखना है कि हमारे एनवायरनमेंट को उस प्रोडक्ट से जो सॉलिड वेस्ट से बनाया होगा उससे इम्पैक्ट ना पड़े। आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि जो इनइफेक्टिव प्रोसेसिंग होती रही है वेस्ट की, ओके, वही है कारण है और द रूट ऑफ द ऑल डिसीजेज एज द डम्प्ड लैंडफिल्स बिकम द कंटामिनेशन हब्स ऑफ पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस। सो जब अच्छे से यहाँ पर टैकल ही नहीं किया गया वेस्ट को, ओके, प्रोसेसिंग भी अच्छे से नहीं की, जब इसको लैंडफिल में डंप कर दे गए लोग, ओके, जो मतलब जो भी कूड़ा करकट आया जिसमें हर एक प्रकार का कूड़ा है, ओके, एक जगह धरती पे उसको दबाते गए या रखे गए, पहाड़ बनते गए कूड़े के, तो वहीं से तो बीमारियां फिर शुरू हुई हैं, चाहे पैथोजन हो, चाहे कोई भी बैक्टीरिया फैल रहा है, चाहे कोई वायरस फैल रहा है। ओके, उसके बाद दे आल्सो बिकम द कॉल्ड्रॉन फॉर एमिशन ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस भी यहाँ से जो है उसकी एमिशन होनी शुरू हो जाती है। ओके, स्पेशली ड्यूरिंग द चर्निंग मैकेनिज्म डिप्लॉयड ड्यूरिंग कंपोस्टिंग प्रोसेस। जब उसको कंपोस्टिंग प्रोसेस में डालते हैं खास तौर पे उस समय जो है ज़्यादा एमिशन होती है मीथेन गैस की। ओके, सो कंपोस्टिंग में कई बार कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो वहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बाकायदे मशीनरी लगी हुई है शहर के बाहर। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी पहाड़ जैसे बने हुए हैं कूड़े के, लेकिन वहाँ पर रिफाइन किया जाता है। ओके, सॉलिड वेस्ट में उसको बहुत ही बारीक, मतलब छोटी छोटी हिस्सों में उसको जो है चूरा बना के उसको फिर बाद में यूटिलाइज करके आगे उसको सप्लाई करते हैं, फिर उसको यूज़ कर लेते हैं आगे रोड कंस्ट्रक्शन में, जहाँ कहीं और भी उसको जहाँ पर यूटिलाइज करने की संभावना होती है। ओके, तो आगे बात करते हैं कंपोस्टिंग की। कंपोस्टिंग एक्चुअल में होती क्या है? ओके, कंपोस्टिंग ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे वर्मी कंपोस्टिंग होती है, जिसमें जो है गोबर वगैरह, मिट्टी वगैरह इसको इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो है अर्थवॉर्म्स होते हैं वो छोड़े जाते हैं और उसको दबा दिया जाता है, ऊपर से उसको ढक दिया जाता है, अंदर रिएक्शन चलती रहती हैं, फिर उसको जो मिट्टी जब कन्वर्ट होती है वहाँ पर फर्टिलाइज्ड हो जाती है मिट्टी, फिर उसको आगे यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पर कंपोस्टिंग, जो किसी भी कूड़े को हम दबा के रखते हैं लैंडफिल में, ओके, उसको ढक के रखते हैं, तो उसका कोई अच्छा कोई फ़ायदा नहीं निकल के आ रहा है, यहाँ पर ये बात बोली गई है। ओके, कोई अच्छा रिटर्न जो है इकोनॉमिक इम्पैक्टफुल रिटर्न नहीं मिल रहा है। ओके, जो मिक्स्ड नेचर है वेस्ट का अभी करंट सिनेरियो में अगर बात करें, ओके, कैन ईजिली लीड टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ हैवी मेटल्स इनटू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। आसानी से जो है हैवी मेटल्स जो है हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में वो जो है घुसेड़ रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ किस तरीके से, थ्रू इनडिस्क्रिमिनेट क्रिएशन ऑफ कंपोस्ट, मतलब इनडिस्क्रिमिनेट यहाँ पर बात बोली गई है कि कंपोस्ट बना बना के ये चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा CSIR CMERI, ओके, इन्होंने डेवलप किया है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी, not only help achieving decentralized decimation of solid waste but has also helped create value added end products from abundantly available redundant stuffs such as dry leaves, dry grass। so इस तरह के यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर सॉलिड वेस्ट है जिसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एंड प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। ओके, एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स में, बाद में उसको बेचकर जो है पैसा भी जो है कमाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ऐसी फैसिलिटी जो है ये दोनों अदारे जो है मिलकर डेवलप कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आगे बात बोली गई, जो प्राइमरी फोकस है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का वो है अनबर्डन द कॉमन हाउस होल्ड्स फ्रॉम द सेग्रीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू एडवांस सेग्रीगेशन टेक्निक्स। सो नई टेक्निक्स उनको
इंट्रोड्यूस करके जो है, जो भार है ना यहाँ पर कूड़ा करकट का, उसको कम करना। इसके लिए यहाँ पर उन्होंने बोला है बायोडाइजेशन प्रोसेस adopted has minimum pollution factor. The MSW facility has been equipped with special capabilities to deal with a diverse range of waste including masks, sanitary napkins, diapers, etc. तो साथ ही साथ बोल रहे हैं कि जो ये MSW की जो अभी फैसिलिटीज़ है, जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का जो अभी फैसिलिटी बनाई गई है, वो इक्विप्ड है, उसके साथ कुछ स्पेशल कैपेबिलिटीज उसको दी गई हैं जो अलग अलग तरह के वेस्ट को डील करेगी। तो अलग अलग तरह के कौन से वेस्ट इसके नीचे यहाँ पर आपको मैंने अभी पढ़ के बताए हैं। उसके बाद जो ये फैसिलिटी है, ओके, हैज़ बीन विद स्पेशल डिसइंफेक्शन कैपेबिलिटीज़। ओके, डिसइंफेक्शन मतलब इन्फेक्शन ना हो, ऐसी कैपेबिलिटीज़ भी इसमें जो है बनाई गई हैं कि जो कोविड-19 की चेन है उसको ब्रेक किया जा सकते, ओके, थ्रू अल्ट्रा वायलेट सी लाइट्स, ओके, एंड हॉट एयर कन्वेक्शन मेथड्स। तो ये दो तरह के मेथड ये यूज़ करते हैं ताकि जो कि कोविड-19 की इन्फेक्शन ना फैले। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि अचीव्ड ऑप्टिमम एनर्जी सफिशेंसी इन MSW फैसिलिटी। तो एनर्जी एफिशिएंसी भी इन्होंने अचीव की है बाय एडिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी, ओके, विच कैन आल्सो फीड द सरप्लस एनर्जी सप्लाई ऑन टू मिनी ग्रिड। तो अगर सरप्लस हो जाती है इनके पास एनर्जी तो उनको मिनी ग्रिड तक भी ये पहुंचा देते हैं। ओके, जैसे कोई भी एनर्जी बनती है, बिजली पैदा होती है, ओके, तो उसको एक ग्रिड तक पहुंचाया जाता है पहले, फिर ग्रिड आगे जो है सप्लाई करती है थ्रू ट्रांसफार्म हाउस होल्ड तक। तो यहाँ पर जो एनर्जी सरप्लस हो रही है, सोलर एनर्जी से एनर्जी बनाई जा रही है, उसको भी मिनी ग्रिड तक पहुंचाया जा रहा है, फिर मिनी ग्रिड आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी एनर्जी को अलग अलग सेक्टर्स में। सो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि जो डिसेंट्रलाइज होगा वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का जो डेवलप की गई है CSIR CMERI द्वारा, एक ड्रास्टिक रिडक्शन होगी आने वाले समय में जो एक्सपेंडिचर होता है ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स एंड कैन हेल्प रिडक्शन इन CO2 एमिशंस बाय रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल यूसेज। तो इतना बड़ा जो है यहाँ पर फ़ायदा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ओके, खर्चा जो है ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे एक जगह से कूड़ा उठा के दूसरी जगह लेकर गए, वहाँ पर जब ट्रांसपोर्टेशन होगी तो CO2 की इमिशन तो होगी। ओके, तो फ्यूल यूज़ होगा तो ये सब कुछ होगा, तो फ्यूल की जो कैपेसिटी है, क्वांटिटी है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जो बोल रहे हैं साइंटिफिकली डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट प्रोसेसिंग हब बनाई जाएंगी जो हेल्प करेंगी जो मल्टीप्लाई आउटरीच होता है वेरियस लोकेशन में। ओके, एंड विल आल्सो बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल इन दीज रेजिडेंट्स ऑफ द रीजन। सो CSIR CMERI MSW टेक्नोलॉजी इनोवेशन है जीरो लैंडफिल जीरो वेस्ट सिटी इन एडिशन टू डेवलपिंग जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज। साथ ही साथ इसी फील्ड में जॉब क्रिएशन भी करेंगे, साथ ही साथ जीरो लैंडफिल मतलब किसी तरह की कोई कंपोस्टिंग नहीं होनी देगी। ओके, कोई वेस्ट किसी शहर में जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो इस तरह का यहाँ पर इन्विजन लेकर चल रहे हैं। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करेगी क्रिएट ए रिवाइव्ड ग्रीन एनर्जी रिलायंट इंडिया। तो चाहिए हमें ग्रीन इंडिया भी। ओके, तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने लेवल पर भी जितना ग्रीनरी कर सके वो करें, जितना वेस्ट को कम जो है फैलने दें वहाँ पर हम कोशिश करें। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हमने कहीं से कोई चीज़ खाई है बाज़ार से तो कोशिश करें जो उसका वेस्ट है उसको आप डस्टबिन में डालो। ओके, जो डस्टबिन वहाँ पर पड़े हैं तो वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि सभी डस्टबिन जो है उनको टाइमली जो है खाली कर दिया जाए। मोस्टली क्या होता है जब दिन शुरू हो जाता है, जब कारोबार शुरू हो जाता है तब भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले आ जाते हैं। ऐसा होना चाहिए कि ये सब कुछ वेस्ट वगैरह रात को ही ये कर लें, सुबह जो है ये इनका इंटरफेरेंस ना हो। ओके, तो ये चीज़ भी अच्छी है। मोदी गवर्नमेंट ने जब गुजरात में वो मोदी सरकार थी तब भी वो जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के काम करवाते थे तो रात को ही करवाते थे, सुबह आवाजाही होती थी। ओके, लोग डिस्टर्ब होते थे तो उससे निजात यहाँ पर मिली थी। आगे बात बोली गई है कि इंस्टीट्यूट जो डेवलप किया गया है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल यूजिंग प्लाज्मा आर कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू प्लाज्मा स्टेट फॉर प्रॉपर डिस्पोजल। ओके, यहाँ पर प्लाज्मा आर्क को यूज़ करके वेस्ट को प्लाज्मा स्टेट में जो है डिस्पोजल किया जा रहा है प्रॉपरली। ओके, जो रेजिड्यू जो जनरेट होंगे हैविंग गुड कार्बन कंटेंट आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज फर्टिलाइजर एंड नॉन यूजेबल आर यूटिलाइज्ड टू मेक ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। सो दोनों तरफ इन्होंने जो है उस सॉलिड वेस्ट को यूज़ कर लिया है प्लाज्मा टेक्नोलॉजी यूज़ करके। एक तो एज ए फर्टिलाइजर जो नहीं यूटिलाइज हो रहा कहीं पर भी, उसको कंस्ट्रक्शन वर्क में ईंटें वही बनानी शुरू कर दी हैं। उसके बाद जब ज़ीरो लैंडफिल की बात करें तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है इंस्टीट्यूट में उसका नाम है पैरालिसिस प्रोसेस। ओके, जो कि कन्वर्जन करती है प्लास्टिक को गैस और फ्यूल। ओके, फ्यूल में साथ ही साथ इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है ये। ओके, प्रोड्यूसेस विद इन परमिसिबल टॉक्सिन्स एज कन्वर्जन हैपन्स इन द एनारोबिक चैम्बर। तो
कम से कम जो है ये टॉक्सिन गैसेज जो है प्रोड्यूस करती हैं, तो फिर भी बढ़िया प्रोसेसेस हैं, आने वाले समय में भारत को फ़ायदा होगा। तो अच्छा है, डेवलपमेंट होनी चाहिए साइंस में, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको अच्छे से जो है गो थ्रू होना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रोसेसेस हैं कैसे हो रहे हैं, ओके, अभी क्या ज़रूरतें हैं, इसके ऊपर अपना दिमाग लगाइए। तो ये था आज का पीआईबी एनालिसिस। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। ओके, लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी न्यूज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस की है सारी इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं छोड़ी है। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए, शुक्रिया, खुश रहिए, धन्यवाद।